हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सक्सेस अवेन्यू पर। मैं अजीत चौधरी पॉलिटी महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी के तहत भाग 9 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए हमारे जो महाअभ्यास प्रश्नोत्तरी चल रही है उनके पार्टों को। ठीक है, तो आज भाग 9 करने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न कैसे हैं, कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। मेरा मानना यह है कि ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो संविधान ने, आपको बता दें कि ये जो सिविल जो मामले होते हैं, जैसे विवाह हुआ, तलाक हुआ, विरासत हुई इत्यादि इत्यादि, उस मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह जो मामले आते हैं वो समवर्ती सूची के तहत आते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाता है, दूसरा आपका राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाते हैं, और आपका समवर्ती सूची जिसमें दोनों राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है। जो शक्तियां अवशिष्ट हैं उन शक्तियों का क्या अर्थ है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दी गई हो, ऐसी सूचियों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का 248 इन अवशिष्ट सूचियों के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का है। ठीक है, बातें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल आपका 5 से लेकर 11 तक, यानी कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है। तो संविधान के भाग 3 में, तो याद रखना है भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार। भाग 1 की बात करें, भाग 1 में क्या है, भाग 1 में आपका जो भारत है उसका नाम और उनके राज्यों का वर्णन है। ठीक है, और भाग 2 में आपको अभी बताया नागरिकता है, और भाग 4 में आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। अभी बताया मैंने, भाग 4 में आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित हैं। ठीक है, वही मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 में है, आपको पता है 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, नागरिकता आपकी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के भाग और सूची, यानी कि कुछ प्रावधान दिए गए उनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करने की कोशिश करते हैं। भाग 4A क्या कहता है आपका, भाग 4A बात आता है आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो भाग 4 यानी कि भाग 4A क्या बताता है, मूल कर्तव्यों के बारे में
बताता है। ठीक है, भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। जो भाग 8 है वो क्या बताता है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में प्रावधान करता है। भाग 9 की बात करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। कौन किसकी बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, वहीं बात करें आपका भाग 9 का तो ये किसके बारे में प्रावधान करता है, नगर पालिकाओं के बारे में। भाग 9 की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया। वहीं 74वां संविधान संशोधन करके भाग 9 के का को जोड़ा गया जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, अगर नगर पंचायतों की और नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जे की बात करें तो क्रमशः 73 और 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ किस सूची का विषय है। तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका संघ सूची का विषय है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल संस्था है, अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है जिसमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, जिसके यानी कि जिसके प्रावधानों को केवल केंद्र ही देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित यानी कि वन सूची का विषय क्या है। तो जो वन है आपके वो आपके समवर्ती सूची में आ जाएंगे, यानी कि आपको बता दें कि 7वीं एक अनुसूची है भारतीय संविधान में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। समवर्ती सूची के कॉन्सेप्ट की बात करें तो संकल्पना की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में वन किस सूची में आ जाएंगे, तो 7वीं अनुसूची में जो वर्णित है वन वो किस सूची में आएंगे, वो आएंगे आपके समवर्ती सूची में, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही वनों पर यानी कि वनों को लेकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है। तो आपको पता है कि यह केंद्रीय सरकार की यानी कि सरकार की बैंक है ना, भारत सरकार की एक सबसे पहली बैंक है जिसको संघ को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में इसका मुंबई में है, और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है, यानी कि राज्य किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आपको इनमें से वो तत्व बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी संप्रभुता राज्य में होनी चाहिए। ठीक है, तभी राज्य एक संप्रभु राज्य होता, एक स्वतंत्र राज्य होता है जब उसकी संप्रभुता खुद के हाथों में हो, चाहे वो बाह्य मामला हो चाहे आंतरिक मामला हो, हर एक में उसको निर्णय लेने का अधिकार हो। संप्रभु होना एक राज्य का आवश्यक तत्व है। सरकार, जिसमें एक सरकार हो वो राज्य का शासन चला सके। एक क्षेत्र, पर्टिकुलर एक क्षेत्र होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए जिस पर सरकार शासन कर सके। ठीक है, और इसका एक और आवश्यक तत्व होता है, वो होता है आपका जनसंख्या। ठीक है, जिसमें जनसंख्या हो यानी कि लोग हों, वहां पे लोग हों रहने वाले। तो राज्य की अवधारणा की बात करें तो इसमें 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र और जनसंख्या। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पार्ट ऐड करने वाला हूं। जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तैयारी आपकी निखरती जाएगी इन पार्टों को अगर आप करोगे। ठीक है, छोटे से छोटे टाइम में यानी कि 10 से 14 यानी कि 12 से 14 मिनट में आपका ये वीडियो खत्म हो जाता है, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, आपकी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दे सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला, निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है। तो राज्य के अधीन निम्न में से क्या आएगा। एक राज्य संप्रभु कब होता है, जब उसकी बाह्य और आंतरिक जो संप्रभुता है वो उसके हाथ में होती है, यानी कि खुद के हाथ में होती है, किसी के अधीन ना हो। तो राज्य खुद के अधीन कब रहता है, यानी कि राज्य के अधीन क्या क्या चीजें आती है, तो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता, यानी कि आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में वो खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक व बाह्य संप्रभुता उसके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो आपको बता दें कि राज्य का जो संचालन होता है वो एक सरकार द्वारा होता है, यानी कि लोगों के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, सरकार चुनी जाती है, उसके द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो आपको बता दें कि निम्न में से कौन करता है, तो वो करती है आपका संसद। ठीक है, नए राज्यों को अगर संघ में शामिल करना हो तो आर्टिकल 1 और 2 इस बारे में प्रावधान करता है कि संसद कोई भी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है। ऐसा किया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, जो सिक्किम को भारतीय राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, भारतीय संघ में 22वां राज्य बनाकर, कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बनाकर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो संघ में शामिल करना कौन करता है? तो आपको बता दें कि संसद संघ में शामिल करती है नए राज्यों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है? तो आपको बता दें कि जो भारतीय संघ में जो राज्य शामिल हो चुके हैं उनकी नाम और सीमा को परिभाषित किस प्रकार से करती है? तो वो करती है आपकी साधारण बहुमत से। ठीक है, किससे करती है? साधारण बहुमत से। हमारे भारत में 3 तरह के बहुमत प्रचलित हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत, तीसरा प्रभावी बहुमत, तीसरा होता है 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि 2/3 बहुमत। अगर बात करें साधारण बहुमत की, तो साधारण बहुमत वो होता है जो मतदान, यानी कि संसद में उपस्थित लोग और मतदान करने वाले लोग, उनका 1/2 + 1। ठीक है, तो ये होता है आपका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से ही संसद जो है नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आपको बता दें कि प्रथम राज्य जो बना था वो बना था आपका केरल। ठीक है, केरल बना था। एक बात बता दें आपको, एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था एस के धर आयोग की सहायता के लिए एक जेबीपी समिति बनाई गई थी। जेबीपी यानी कि इस समिति में जो 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये लोग इस समिति में शामिल थे। जो एस के धर जो आयोग बनाया गया था उसकी सहायता के लिए समिति को गठन किया गया था। इन दोनों ने मिलकर जो भाषा के आधार पर राज्य बनने का जो एक प्रावधान दिया था उसको अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने नहीं माना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इसी को लेकर के आंध्र प्रदेश में जो तमिल भाषाई लोग थे उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक नाम आता है श्री रामल्लू जी का। पोट्टी श्री रामल्लू जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया भाषा के आधार पर तमिल राज्य बनाने के लिए, और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर उनकी मृत्यु होने के बाद विद्रोह ज्यादा बढ़ने लगे। तो इस विद्रोह को रोकने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य बना दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। आशा करता हूं इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। तो आपको बता दें, जब भाषाई आधार पर प्रक्रिया स्टार्ट होने लगी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, तो ऐसी आधार पर 1955 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। आपको याद रखना है, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में, जिसमें फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर 14 राज्य और 56 संघ राज्य क्षेत्रों को बनाया। ठीक है, तो कितने राज्य बनाए गए? राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपका दर्जा दिया गया था 1975।
1975 36वां संविधान संशोधन, आपको याद रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में ही लागू हो गया था। वो कैसे? ऐसे हुआ था कि 26 नवंबर, आपको ये डेट याद होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। इसी दिन भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जिसमें नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 5 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिकता का प्रावधान 1949 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो आपको बता दें कि भारतीय जो नागरिकता है वो गृह मंत्रालय के एक प्रभाग है, विदेशी प्रभाग, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन एक प्रभाग है जिसे विदेशी प्रभाग बोलते हैं, उसके द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना कि नागरिकता के बारे में प्रावधान कौन करता है, तो संसद, लेकिन नागरिकता दी किसके द्वारा जाती है? तो वो दी जाती है आपकी गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? मैंने आपको अभी बताया कि विनियमित कौन करने की शक्ति है, तो आपको अनुच्छेद 11 संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी कानूनों को विनियमित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 11। अगर अनुच्छेद 8 की बात करें तो यह भारतीय स्वतंत्रता के समय जो विदेश में जो लोग रह रहे थे भारत के, उनके बच्चों के संबंधित नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद कोई भी ऐसे विधि या कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकता को कम या समाप्त करता हो। ठीक है, इन चारों अनुच्छेदों को आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो मैंने आपको बताया कि नागरिकता अर्जन के लिए शर्त यानी कि विनियमित कौन करती है, तो ये करती है आपकी संसद। लेकिन नागरिकता देता कौन है? तो गृह मंत्रालय का विदेशी प्रभाग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो आपको बता दें कि जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता को 5 आधारों पर हम अर्जित कर सकते हैं। पहला जन्म द्वारा, दूसरा आनुवंशिक यानी कि वंश द्वारा, तीसरा होता है पंजीकरण द्वारा, चौथा होता है देशीकरण द्वारा और 5वां होता है आपका भूमि विस्तार के द्वारा। 5 आधारों पर आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो अनुरोध द्वारा है ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता निम्न विधियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी होना चाहिए इसमें, यानी कि ये सभी होगा। ठीक है, तो ये सभी होना चाहिए, इन तीनों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय नागरिक नहीं होगा वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी देश की नागरिकता यानी कि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत में आया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 यानी कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को गए लोगों के बारे में। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए भारत में और 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान में गए। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद, लाइक एंड शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हम इसमें पार्ट ऐड करते जाएंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 10 में। हमारा पॉलिटी का महाभ्यास प्रश्नोत्तरी पार्ट 9 आ चुका है, जो कि हम इसको पब्लिश करते हैं आपका शाम को 3 बजे के आसपास, ठीक है। और हमारा जो एक हिस्ट्री महाभ्यास प्रश्नोत्तरी चल रहा है उसको हम 7 बजे करीब आपको देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।